आज से 3 साल पहले जब भारत में सभी लोग कोरोना से परेशान थे, नदियों में लाशें बह रही थी और भारत के अधिकतर लोग घबराए हुए थे, तभी रामदेव बाबा एक मसीहा बनकर सामने आते हैं और कोरोनिल नाम की एक दवा लॉन्च करते हैं। उनका कहना था कि इस दवा से कोविड का 100% इलाज हो जाता है। इस दवा को लॉन्च करते वक्त उन्होंने कहा कि इसको WHO से भी सर्टिफाइड किया गया है। लॉन्च करते वक्त उनके एक साइड यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन बैठे थे और एक साइड यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी बैठे थे। इस लॉन्च के 4 महीने के अंदर ही ये दवा करीबन 250 करोड़ का बिजनेस कर लेती है। इंडिया में चारों तरफ इसी को दिखाया जा रहा था। बाहर पोस्टर्स पे, न्यूज़पेपर पे बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट आ रहे थे। मीडिया पे तो हमेशा बाबा रामदेव को ही दिखाया जा रहा था। जहाँ तक मीडिया पे तो इस दवा को संजीवनी बूटी से भी कंपेयर किया जा रहा था, लेकिन WHO सामने आता है और कहते हैं कि हमने इस दवा को कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया है। जिसके बाद इंडिया में इस दवा पर लाइसेंस कैंसिल होकर सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर का लाइसेंस मिल जाता है। और हाल ही में इंडिया में पतंजलि की 14 प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया क्योंकि वो मिसलीडिंग ऐड करते थे, गलत क्लेम करते थे। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों शांत थी, क्यों हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट पतंजलि का प्रमोशन कर रही थी जब वो झूठी दवा लॉन्च कर रहे थे और इंडिया में बहुत से लोगों को बेच रहे थे। अब लोगों ने एक बार नोटिस किया हुआ कि न्यूज चैनल्स पर ज्यादातर पतंजलि की एडवर्टाइजमेंट आती है और बाबा रामदेव भी कभी भी मॉडर्न मेडिसिन को क्रिटिसाइज करने से पीछे नहीं हटते हैं। हमेशा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मॉडर्न मेडिसिन को क्रिटिसाइज करते हैं। इन्हीं सब वजह से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 2022 में पतंजलि के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दिया। उस पिटीशन में मेन 2 चीज फाइल की गई थी। पहला, पतंजलि अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए मॉडर्न मेडिसिन को क्रिटिसाइज करता है और गलत अफवाहें फैलाता है। दूसरा, पतंजलि अपने प्रोडक्ट के बारे में झूठे क्लेम करते हैं और बढ़ा चढ़ाकर अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। 2017 में पतंजलि एक प्रोडक्ट दिव्या आंवला जूस बेच रहा था। उस जूस में पतंजलि क्लेम करता है कि इससे डायबिटीज ठीक हो जाती है, लेकिन जब उस जूस को आयुर्वेदा सेंटर में टेस्ट किया गया तो आयुर्वेदा के हिसाब से वो जूस एकदम थर्ड क्वालिटी का था। उससे कुछ भी फायदा नहीं होता बल्कि उससे साइड इफेक्ट्स ही होते। दिसंबर 2022 में नेपाल ने दिव्या फार्मेसी को कम्प्लीटली ब्लैकलिस्ट कर दिया क्योंकि दिव्या फार्मेसी WHO के स्टैंडर्ड में फेल हो रही थी। 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को ऑर्डर दिया कि अगर पतंजलि ने अपने एडवर्टाइजमेंट में कोई भी गलत शरत क्लेम किया या फिर किसी दवा को इस नाम पे प्रमोट किया कि पर्टिकुलर बीमारी ठीक हो सकती है, तो उनके हर एक प्रोडक्ट्स पर 1 करोड़ का पेनल्टी लगाया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इतने स्ट्रिक्ट ऑर्डर देने के बाद भी पतंजलि ने नहीं सुना। उसने गलत एडवर्टाइजमेंट उसके अगले महीने ही शुरू कर दिया। 27 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को बहुत फटकार लगाया। पतंजलि को कोई भी दवाइयों वाले प्रोडक्ट पे एडवर्टाइजमेंट करने से कम्प्लीटली बैन कर दिया। गवर्नमेंट को भी बहुत सुना है कि जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है कि इस दवा पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए, तो आप लोगों ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। 2022 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पतंजलि के 5 प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग बैन लगा दिया। BP ग्रिप, मधु ग्रिप, थायो ग्रिप, लिम्फो ग्रिप, आई ग्रिप गोल्ड टैबलेट। मिसलीडिंग ऐड किया जा रहा था और गलत दवा पे गलत क्लेम किया जा रहा था कि इन दवा को खाने से ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज जैसी बीमारियां ठीक हो जाती है। लेकिन 12 नवंबर 2022 को ही उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा ये 500 प्रोडक्ट पर बैन हटा दिया जाता है। जब बैन हटाना था तो सिर्फ नाम के लिए क्यों लगाया गया। दिसंबर 2022 में पतंजलि के सोन पापड़ी का टेस्ट किया गया तो उसमें पता चला कि इसकी क्वालिटी बहुत ही खराब है। क्वालिटी टेस्ट भी पास नहीं कर पाई, जिसके बाद पतंजलि के डिस्ट्रीब्यूटर, मैनेजर और एक व्यक्ति को 6 महीने की जेल हो जाती है। 2024 को सुप्रीम कोर्ट के बहुत दबाव के बाद उत्तराखंड लाइसेंस अथॉरिटी ने पतंजलि के 14 प्रोडक्ट को कम्प्लीटली बैन कर दिया। गोल्ड, साबरीवती, मुक्तावती, एक्स्ट्रा पावर और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप, ऐसे 14 प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया। इन सब प्रोडक्ट्स की मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की जा रही थी और गलत क्लेम किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी इन प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट बंद नहीं की गई। यहाँ तक वीडियो देखने के बाद अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि पतंजलि और रामदेव बाबा के पास इतनी हिम्मत आती कहाँ से, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि रामदेव और बीजेपी की कनेक्शन कितने स्ट्रॉन्ग है। 2014 वाले इलेक्शन में रामदेव खुलकर मोदी को सपोर्ट कर रहे थे और वही से हिंदू वाले गेम खेल रहे थे और हर जगह बीजेपी के साथ मिलकर प्रचार कर रहे थे। जैसे कि 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई और नरेंद्र मोदी इंडिया के PM बन गए।
जिसके बाद पतंजलि और रामदेव का बीजेपी ने बहुत साथ दिया। महाराष्ट्र में 2017 में बीजेपी की पावर थी, जैसे कि महाराष्ट्र में 2017 में बीजेपी की पावर थी और पतंजलि कंपनी को 230 एकड़ की जमीन सिर्फ 58 करोड़ में दी गई, कि असल में कीमत थी 268 करोड़। आप देख सकते हैं कहाँ 58 करोड़, कहाँ 268 करोड़, कितना बड़ा डिफरेंस है। 2019 में फिर से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पतंजलि कंपनी को 400 एकड़ जमीन दी, बहुत ही कम दामों में। आसाम में पतंजलि ने 1200 एकड़ पर कब्जा कर लिया काउ सेंटर के नाम। टाइम पर टाइम बीजेपी ने जितना हो सकता था उतना रामदेव और पतंजलि को फायदा दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जहाँ 10 साल पहले रामदेव एक योगा गुरु के नाम से पहचाने जाते थे, वही 10 साल बाद उनको एक बिजनेसमैन के रूप से पहचाना जाने लगा। सबसे बड़ा फायदा तो इनको तब हुआ था जब इंडिया में बहुत से लोग मर रहे थे, परेशान थे और कोरोना से लड़ाई कर रहे थे। अपनी दवाई लॉन्च की थी ये बोलकर कि एक कोरोना से लड़ने वाली पहली दवाई है और इससे कोरोना से 100% ठीक हो जाते हैं। रामदेव कहते हैं कि उनकी कोरोना दवा WHO की सर्टिफाइड है, लेकिन उसके अगले दिन ही साउथ एशिया WHO का नोटिफिकेशन आता है कि हमने ऐसी कोई भी दवा सर्टिफाइड नहीं की। कोरोनिल के फर्स्ट लॉन्च के वक्त वो एक इम्यूनिटी बूस्टर था और जैसे ही उसको रीलॉन्च किया गया तो वो इम्यूनिटी बूस्टर से कोरोना की दवाई बन गई, जबकि पुराने वाले दवा में और नए वाले दवा में केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल भी सेम था, कुछ भी फर्क नहीं था। फिर आखिर ये चेंज हुआ कैसे? डॉक्टर यतेंद्र सिंह रावत जो उत्तराखंड आयुष लाइसेंस के फॉरवर्ड डायरेक्टर है, जब उनसे ये पूछा गया कि जब पुराने वाले कोरोनिल और नए वाले कोरोनिल का केमिकल कॉम्पोजिशन और केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम था और दवाइयाँ बिल्कुल सेम थी, तो उनको इम्यूनिटी बूस्टर से कोरोना की दवाई का लाइसेंस कैसे मिला? तो उन्होंने जवाब दिया कि इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, इसका जवाब सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे सकती है कि उन्होंने किस बेसिस पर कोरोना की दवाई का लाइसेंस दिया। लाइसेंस अपग्रेड के लिए आयुष मिनिस्टर राव के द्वारा साइन किया गया, तभी जाकर उनका लाइसेंस अपग्रेड हो सका। तो जब राव से यह क्वेश्चन पूछा गया कि आपने साइन किस बेसिस पर किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ लेटर लिखा है, वो भी इसलिए लिखा है क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर से मुझे ऑर्डर आया था एक लेटर लिखने के लिए और उस पर साइन करने के लिए। आयुष सिक्योरिटी से पता करने के लिए उनको ईमेल किया गया, उनको कॉल किया गया, तो इसका आज तक कोई रिस्पांस नहीं आया। और जब बाद में उत्तराखंड आयुष ने जवाब दिया तो बात से कंफर्म हो गया कि उनको ये लाइसेंस कैसे मिला, जिसका जवाब आपके होश उड़ा देगा। आयुष डिपार्टमेंट ने कहा कि पतंजलि ट्राई कर रहा था उसे इम्यूनिटी बूस्टर से कोरोना की दवाई का लाइसेंस मिल जाए, वो बार बार ट्राई कर रहा था और जब हमने ऐसा नहीं किया तब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से एक लेटर आता है, उसमें लिखा होता है कि पतंजलि के इस दवा को इम्यूनिटी बूस्टर से कोरोना की दवाई का लाइसेंस दिया जाए, जिसके बाद हमें लाइसेंस देना पड़ा क्योंकि रामदेव बाबा और पतंजलि के कनेक्शन बहुत ऊपर तक है, जिसकी वजह से हमको लाइसेंस देना पड़ा और उनको ये लाइसेंस बहुत आसानी से मिल गया। अब आप लोग पतंजलि का पूरा गेम समझ गए होंगे कि उनको लाइसेंस कैसे मिला, कैसे उनकी गलत सलत प्रोडक्ट प्रमोट हो रहे थे, एडवर्टाइज हो रहे थे और गवर्नमेंट द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा था। अब हमको सतर्क रहने की जरूरत है और हमको ऐसे किसी भी चीज़ों पर बिलीव करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें इसका कोई पक्का सबूत ना मिल जाए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं आपको ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।